प्रिय छात्रों, बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर का जो अध्याय चल रहा है उसी का जो बाकी हिस्सा है उस विषय में अभी हम चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय जागृति के कारण, और उसमें उन कारणों की अभी तक जो हमने चर्चा की है उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उस चर्चा में जो अगला पॉइंट है वो है भारतीयों को उच्च पदों का प्राप्त न होना, या अंग्रेजों की ये नीति कि भारतीयों को उच्च पदों से अलग रखा जाए। इस नीति ने भारतीय जनमानस को बहुत आहत किया और लोगों को, भारतीयों को ये समझ आने लगा कि अंग्रेज़ों के जो उच्च पद हैं या जो जितने भी प्रशासनिक पद हैं उनमें जो उच्च स्तर के पद हैं उन पदों तक भारतीयों को पहुंचने नहीं दिया जाता। इंडियन सिविल सर्विसेज करने के बाद भी उन्हें उस स्तर पे नहीं रखा जाता था जिस स्तर पर अंग्रेज अधिकारी रहते थे, जबकि बुद्धि में, प्रशासनिक चातुर्य में और क्षमताओं की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारतीय जो लोग थे वह अंग्रेजों से किसी भी मायने में कम नहीं थे। जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, उन्होंने 1869 ईस्वी में ICS की परीक्षा पास की, उन्हें सेवा लेने का आदेश जारी किया गया, किंतु 2 वर्षों के बाद सुरेंद्र नाथ पर एक अभियोग लगाकर उन्हें सेवा से हटा दिया गया। तो इस तरीके का जो कार्य प्रणाली और व्यवहार था अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति, इस व्यवहार ने और इस दृष्टिकोण ने भारतीयों के मन में अंग्रेजी जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के प्रति न केवल अविश्वास बढ़ाया, अविश्वास ने घर किया, अपितु वो ये सोचने लगे कि जब तक हम स्वशासित नहीं होंगे, जब तक हम विदेशी सत्ता से मुक्त नहीं होंगे, तब तक हमारे साथ न्याय होना संभव नहीं है। इसी कड़ी में जो अगला विषय है वो है शासक और शासितों के बीच जो है वो कटुता का व्यवहार था, जो विशेष रूप से जातीय कटुता। जो पाश्चात्य लोग थे, जो अंग्रेज थे, उनका ये मानना था कि हम जातीय दृष्टिकोण से भारतीयों से बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। तो इस सामाजिक कटुता ने, इस जातीय कटुता ने भारतीयों को दूसरा दर्जे का नागरिक मानना भारत के अंदर, ये बड़ी विभत्स सी बात थी। और इस बात के चलते भारतीय लोग बहुत ज़्यादा आहत भी थे और पीड़ित भी थे। उनका ये मानना था कि भाई जो यूरोप के लोग हैं उनकी तुलना भारतीयों से की ही नहीं जा सकती। मतलब अगर हम अनुपातिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत के 20 नागरिक और यूरोप का 1 नागरिक लगभग बराबर की बात थी। तो जो 1:20 का हिस्सेदारी थी, इस ने पूरा जो संतुलन था वो अस्त व्यस्त करके रख दिया था। तो इस प्रकार जो जातीय भेद था उस भेद ने भारतीय लोगों को बहुत ज़्यादा पीड़ित किया, और भारतीय ये सोचने लगे कि जैसे ही हमें अवसर मिलेगा तैसे ही हम इस जो गुलामी का जुआ है इस जुए को उतार के फेंक देंगे। एक अन्य जो कारण है महत्वपूर्ण रूप से जो जिम्मेदार है वो है यातायात व संचार के साधनों का विकास। भारत के अंदर यातायात और संचार के साधनों का निरंतर विकास हो रहा था। इस विकास के चलते जो संपूर्ण भारत के लोग थे वो एक दूसरे के निकट आ रहे थे, और साथ ही वो एक दूसरे की समस्या से, एक दूसरे की परेशानी से, चीज़ों को से परिचित भी होते जा रहे थे। और वो ये मानते थे कि इन सब चीज़ों के जो पीछे एकमात्र कारण है वो कारण है अंग्रेज और उनकी प्रशासनिक नीति। तो इस नीति की वजह से, इसके चलते ही जो भारतीय लोग हैं वो एक दूसरे के निकट आए और उनके अंदर राष्ट्रीय विचारधारा का, राष्ट्रीय चेतना का जो विचार है वो मजबूत हुआ, उसका बोध
उन्हें हुआ। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि यातायात के साधनों और संचार के साधनों के विकास ने भारतीयों के मन में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त अन्य जो कारण हैं उसमें हम नाम ले सकते हैं विदेशी घटनाओं का प्रभाव। 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में या विश्व के अन्य हिस्सों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिसने भारतीय जनमानस को आंदोलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें हम नाम ले सकते हैं अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, इसमें हम नाम ले सकते हैं फ्रांस की राज्य क्रांति। तो ये जो दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं, इन घटनाओं ने भारतीयों के मन में जो ये विश्वास पैदा कर दिया कि अगर हम प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम भी उन्हीं की तरह गुलामी से मुक्त होंगे, अपितु हमारे यहाँ भी उसी प्रकार की शासन व्यवस्था लागू हो जाएगी जिस प्रकार की अमेरिका ने प्राप्त की है और जिस प्रकार की फ्रांस में जो राजतंत्र है और उसका जो ह्रास हुआ है वहाँ, उसी तरीके से यहाँ भी प्रजातंत्र का विकास होगा। तो ये जो घटना थी विदेशी, इन घटनाओं ने भारत में जनमानस तैयार करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर जो एक अन्य महत्वपूर्ण घटना है वो है इल्बर्ट विधेयक। लॉर्ड रिपन जो 1880 में भारत में गवर्नर जनरल बनकर आए थे, उन्होंने ये सोचा, अभी तक जो व्यवस्था थी वो जो न्यायिक व्यवस्था थी, उस न्यायिक व्यवस्था में क्या था, भारतीयों के मुकदमे तो अंग्रेज लोग सुन सकते थे, अंग्रेज जज सुन सकते थे, लेकिन अगर भारतीय जज है तो वो अंग्रेजों के मुकदमे नहीं सुन सकता था। 1880 तक, मतलब लॉर्ड रिपन के आने तक ये व्यवस्था लागू थी। लॉर्ड रिपन ने इस व्यवस्था को कहा कि भाई ये व्यवस्था बहुत ज़्यादा उचित नहीं है, क्योंकि जब जज है तो जज को तो समान अधिकार होने चाहिए, चाहे वो भारतीय है चाहे वो यूरोपियन है। अगर भारतीय जज है और उसके सामने किसी यूरोपियन व्यक्ति का मुकदमा आता है तो वो उस मुकदमे को सुनने में सक्षम है या उस मुकदमे को सुनने का पात्र है। और इसी दृष्टिकोण से उसने एक आयोग बनाया और उस आयोग के द्वारा उस आयोग ने जो सिफारिशें दी, उस सिफारिशों को हम बोलते हैं इल्बर्ट बिल। तो इल्बर्ट बिल में ये व्यवस्था दी गई थी कि जो भारतीय जज हैं, भारतीय न्यायाधीश है, वो न्यायाधीश अंग्रेजों के मुकदमे भी सुनने का पात्र है। इस घटना के होते ही अंग्रेज सोसाइटी में बड़ा भारी अफरा तफरी मच गई और वो ये कहने लगे कि भी इस प्रकार कैसे होगा। तो उन्होंने इसका विरोध किया और पूरे देश में हड़ताल प्रारंभ हो गई और स्थिति यहाँ तक पहुंची कि लॉर्ड रिपन को ये बिल वापस लेना। इस कानून को उन्होंने कहा कि भाई ये जो बिल है, इल्बर्ट बिल है, वो काला बिल है। लेकिन इस घटनाक्रम ने भारतीयों की आंखें खोल दी। भारतीय लोगों को ये विश्वास हो गया, अगर हम सामूहिक प्रयास करें तो निश्चित रूप से सामूहिक प्रयास के जो नतीजे हैं वो बहुत ज़्यादा सुखद होते हैं और हमें भी उसी प्रकार न्याय मिलेगा जिस प्रकार की अंग्रेज लोगों को न्याय मिला है। या लॉर्ड रिपन के द्वारा जो अधिनियम वो बिल पास किया गया था, उस बिल की तरह ही हमारी जो मांगे हैं, हमारी मांगे भी मानी जाए। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि भारत के अंदर जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, उस आंदोलन की पृष्ठभूमि में जो महत्वपूर्ण कारण जिम्मेदार थे, उन कारणों में भारतीयों का आर्थिक शोषण, भारतीयों के द्वारा पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना, इल्बर्ट बिल, यातायात व संचार के साधनों का विकास, प्रेस व छापे खाने की जो व्यवस्था है उसका विकास, समाचार पत्रों की प्रगति
उसी प्रकार से जो रेल यातायात है उस का विकास, जो भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में पिरोया गया, प्रशासनिक एकता के रूप में पिरोया गया, उस इसने भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इन सब कारणों का जो सामूहिक प्रतिफल है, वो प्रतिफल के रूप में हम क्या देखते हैं कि भारत का जो जनमानस है, वो जनमानस अपने लिए यूरोप की तरह ही प्रजातंत्र की मांग करने लगा। पाश्चात्य के विचारों के अनुरूप जिस प्रकार से स्वतंत्रता, भाईचारा, विश्व बंधुत्व, ये जो फीलिंग्स थी, इन फीलिंग्स के अनुरूप वो अपने आप को भी ये कहने लगा कि भाई हम भी उसी तरीके के नागरिक हैं, हम भी उसी तरीके से आदमी हैं, तो हमारे ऊपर इस प्रकार का शासन क्यों। जो शासन इंग्लैंड में जिस शासन व्यवस्था के द्वारा इंग्लैंड के लोग शासित हैं, उसी प्रकार की शासन व्यवस्था के द्वारा हम लोग शासित क्यों नहीं हैं। हमें वो अधिकार क्यों प्राप्त नहीं है जो अधिकार इंग्लैंड के नागरिकों को प्राप्त हैं, या यूरोप के नागरिकों को प्राप्त हैं, फ्रांस के नागरिकों को प्राप्त हैं, अमेरिका के नागरिकों को प्राप्त हैं। हम जो भारत का जनमानस था, जो पढ़ा लिखा तबका था, वो बार बार ये कहने लगा कि भाई जो जेम्स मिल के विचार हैं, रूसों के विचार हैं, दिदरो के विचार हैं, या अन्य पाश्चात्य विद्वानों के विचार हैं, उन विद्वानों के विचारों के अनुरूप ही भारत में जो कार्य व्यवस्था है वो क्यों नहीं हो रही है। तो इन सब कारणों के चलते भारत के वासियों के मन में जो राष्ट्रीय एकता का भाव जागृत हुआ, राष्ट्रीय चेतना जो जागृत हुई, उस राष्ट्रीय चेतना ने न केवल इस बात पर बल दिया कि हमारे पास भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, हमारे पास एक मंच होना चाहिए, जिस मंच के माध्यम से हम भारतीयों की समस्या, भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग की समस्याओं पर हम चर्चा कर सकें, और उन चर्चा के पश्चात हम प्रस्ताव और प्रारूप बनाकर जो हमारी सरकार है, जिसके हम अधीन हैं, हम उससे अपने अधिकारों की मांग क्यों ना करें। तो संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि इन सभी कारणों के चलते भारतीय लोग न केवल राजनीतिक रूप से एकत्रित हुए, न केवल राष्ट्रीय चेतना से की जो राष्ट्रीय चेतना की जो जागृति है उससे वो परिपूर्ण हुए, उस आलोक से प्रभावित हुए, अपितु उन्होंने अपने आप को अपने द्वारा शासित होने की डिमांड करना प्रारंभ करने की दिशा में सोचना प्रारंभ कर दिया। थैंक यू।